हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। चलिए तो शुरू करते हैं आज केमिस्ट्री क्लास 11th सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का कुछ बचा हुआ पार्ट, ठीक है। और मैं आलोक मिश्रा इन्फिनिटी क्लासेस की तरफ से आपका वेलकम करता हूं हमारे चैनल पे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। शुरू करने से पहले फिर रिपीट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर कर देना, ठीक है। और जो नोटिफिकेशन बार होता है उसको भी एक्टिवेट कर लीजिएगा बेल आइकन के थ्रू, जिसके थ्रू जैसे ही वीडियो जाएगी तो आपके तक पहुंच जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्योंकि जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के पार्ट्स को, उन पार्ट्स के बाद ही आता है जस्ट एवोगैड्रो लॉ के बाद डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। इसको 1808 में डाल्टन ने पब्लिश किया था और उन्होंने एक इमेजिनेशन की बेसिस पे, सॉरी मैं खांस रहा हूँ क्योंकि मुझे थोड़ी तबीयत खराब है, तो यहाँ पे जो डिविजिबिलिटी उनको लगी थी कि मैटर के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, उसको एक इमेजिनेशन के थ्रू उन्होंने क्या किया था, प्रपोज किया था। तो चलिए देखते हैं। पहली बात उन्होंने क्या बताई थी। पहली बात उन्होंने कहा था कि मैटर जो होते हैं वो कैसे होते हैं, इनडिविजिबल, मतलब वो डिवाइडेबल नहीं होते हैं, इट नेवर सीम्स टू बी डिवाइड, ठीक है। दूसरी बात उन्होंने कही थी कि अलग अलग जो एटम्स होते हैं एलिमेंट के, वो अलग अलग मास को ऑक्यूपाई करते हैं, ऐसा होता नहीं है। सपोज अगर कार्बन है तो कार्बन के सभी एलिमेंट का मास क्या होता है, 12 होगा, ठीक है। ऑक्सीजन है तो सबका 16 होगा। तो लगभग चीज़ें, कुछ चीज़ें बताई थी, कुछ चीज़ें उसमें रॉन्ग हो गई थी, जिसको बाद में चल के चेंज किया गया था। तीसरी बात कि जितने भी कंपाउंड बनते हैं, ठीक है, जब एटम आपस में एक दूसरे से कंबाइन होते हैं फिक्स रेशियो में, तो इन्होंने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, उसका ही सेकंड वाला जो लॉ था, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, उसको भी अपने थ्योरी में प्रपोज किया था। किसने? जॉन डाल्टन ने, ठीक है। और उन्होंने ये भी बताया था कि एटम जो होते हैं वो ना तो क्रिएट होते हैं ना डिस्ट्रॉय होते हैं, ठीक है ना। वो बस केमिकल चेंजेस के दौरान क्या होते हैं, अपनी क्वालिटी को बढ़ाना या घटाना उसको कंसिडर करते हैं। मतलब कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को भी ऑक्यूपाई करते हैं, फॉलो करते हैं। यही थी हमारी डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी, ठीक है, जो क्लास 9th में भी पढ़ाई गई थी और क्लास 11th में भी पढ़ना पड़ता है क्योंकि ये हमारे सिलेबस में है। अब बात करते हैं हम डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बाद एटॉमिक मास। ये क्या होता है? कहते हैं एटॉमिक मास किसी भी एलिमेंट का वो नंबर होता है जिसमें हम कार्बन 12 से उसकी तुलना करते हैं, मतलब कितना वो कार्बन 12 से भारी है। मतलब कि एटॉमिक मास यूनिट जो होता है वो कार्बन के 12 यानी कार्बन 12 के आइसोटोप के 1/12 मास के बराबर जो एटम होता है, ठीक है, उस एटम की वैल्यू जो होती है उसको हम उसका एटॉमिक मास कहते हैं। नहीं समझ में आया होगा, फिर से बोलता हूँ कि एटॉमिक मास किसी एलिमेंट का वो नंबर ऑफ टाइम होता है, ठीक है, कि वो कंपेयर करता है उस एलिमेंट की हैवियर बिहेवियर, तो कितना वो भारी है कार्बन 12 से, कार्बन 12 से वो कितना भारी है, ठीक है। और इसी एटॉमिक मास को ही हम एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं, ठीक है, जिसको हम शॉर्टकट में AMU कहते हैं। और बाद में ही इसी को मॉडिफाई करके क्या किया गया था, यूनिफाइड मास, यानी कि U डिनोट करते हैं। जो हम लोग मोल कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, जब मोल्स निकालते हैं तो वहाँ पे हमको देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये एक तरीके से मोल कॉन्सेप्ट को भी बताता है कि एक मोल की जो वैल्यू होती है वो 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप के मास के कंपेयर के हिसाब से किसी एटम का स्टडी करने पे एक मोल की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, जो एवोगैड्रो नंबर के लगभग बराबर होती है, ठीक है। सॉरी। तो फिर से एटॉमिक मास में कंफ्यूजन अगर होगी तो कोई बात नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ फिर से, ठीक है। देखो यहाँ पे फिर से मैं बता रहा हूँ कि कोई भी एलिमेंट का एटॉमिक मास वो नंबर ऑफ टाइम ऑफ एटम होता है किसी एलिमेंट का जो किसी कार्बन एटम से एज कंपेयर यानी तुलनात्मक तौर पे कितना भारी है, ठीक है। यानी जब भी हम बात करेंगे किसी भी एटॉमिक मास की तो वो हमेशा कार्बन 12 आइसोटोप से उसकी तुलना करके हम उसका एटॉमिक मास निकालते हैं, ठीक है। चलिए एटॉमिक मास के बाद आता है हमारा एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास कब निकालते हैं? कहते हैं कि जब आइसोटोप्स होते हैं किसी भी एटम के, जब आइसोटोप्स होते हैं, जैसे हाइड्रोजन है, कार्बन के ही आइसोटोप्स होते हैं, ऑक्सीजन के आइसोटोप्स होते हैं, तो उन
पर्टिकुलर एटम्स के द्वारा जो बनाए गए आइसोटोप्स होते हैं उनका एक समुचित जो हमारा मास निकलता है, उसी मास को हम एवरेज एटॉमिक मास कहते हैं। जैसे आइसोटोप 1 2 3 है, तो मास ऑफ 1 आइसोटोप प्लस सेकेंड प्लस थर्ड ऐड करके, ठीक है, और जितना उसका परसेंटेज होता है उसके अकॉर्डेंस पे हम क्या करते हैं, डिवीजन करते हैं। एवरेज आपको लोग को निकालने आते होगा मैथ में, तो उसके अकॉर्डेंस पे जितने भी आइसोटोप्स होते हैं उनकी वैल्यू को दिए गए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पे हम जब सॉल्व रख करके और उससे हम मास वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो उसी को हम एवरेज एटॉमिक मास कहते हैं। यहाँ पे कार्बन से कंपैटिबिलिटी की गई है क्योंकि कार्बन 12 भी एक तरह का आइसोटॉप होता है, ठीक है। अब बात करते हैं मॉलिक्यूलर मास की। ये क्या होता है मॉलिक्यूलर मास? तो कहते हैं मॉलिक्यूलर मास इज द सम ऑफ एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में उपस्थित सभी एलिमेंट के, ठीक है ना, मास नंबर का जो योग होता है यानी जो एडिशन होता है, उसको ही हम उस मॉलिक्यूल का क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर मास कहते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ एग्जांपल में देखो मीथेन लिया हुआ है, चलो मैं करके दिखाता हूँ आपको। मीथेन में कार्बन है और हाइड्रोजन है। कार्बन का जो मास होता है वो 12 U होता है। U मतलब क्या है, यूनिफाइड मास, जिसको हम एटॉमिक मास यूनिट भी कहते हैं, ठीक है। दूसरा हमारा है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का जो मास होता है वो होता है 1, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन की वैल्यू पता चल गई। अब इनकी वैल्यू को हम इक्वेशन में रख देंगे, या जो हमारे पास दिए गए सब्सटेंस हैं उनके फॉर्मूले में रख देंगे। तो कार्बन 12 है प्लस हाइड्रोजन कितना है 4, और इसका एटॉमिक नंबर कितना है 1, तो 4 × 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 12 + 4 16U, ये होता है हमारा मीथेन का मॉलिक्यूलर मास। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जितने भी एलिमेंट होते हैं किसी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट, उनके एटॉमिक मास का जो एडिशन होता है या सम होता है, वही उस सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास कहलाता है, ठीक है। अब बात करते हैं फॉर्मूला मास। तो फॉर्मूला मास एग्जैक्टली होता है किसके बेसिस पे, मॉलिक्यूलर मास के बेसिस पर होता है। यहाँ भी हम मॉलिक्यूल में प्रेजेंट जितने भी एलिमेंट हैं उनके मासेस का एडिशन करके हम वैल्यू को निकालते हैं। यहाँ पे हम कंपाउंड में प्रेजेंट एलिमेंट के, ठीक है ना, चाहे वो मेटल हो चाहे वो नॉन मेटल हो, उन सब के मासेस का एडिशन करते हैं आपस में, और उससे जो हमें वैल्यू मिलती है उस वैल्यू को हम फॉर्मूला मास कहते हैं। चलो यहाँ मैंने एग्जांपल लिया है NaCl, ठीक है। Na का जो फॉर्मूला बना हुआ है हमारा NaCl, उसमें सोडियम की वैल्यू होती है 23, और जो हमारा क्लोराइड है यानी क्लोरीन है उसका वैल्यू है 35.5, ठीक है। ये हमेशा U लिखना मत भूलना, ठीक है। U इज द यूनिट विच शोज द एटॉमिक मास, ठीक है। अब इन दोनों को हम जब ऐड कर देंगे Na + Cl, तो कितना हो जाएगा 23 + 35.5, वैल्यू कितनी आएगी, तो 58.5U। ये जो वैल्यू आती है ये NaCl का क्या होता है, फॉर्मूला मास होता है। तो देखो मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला मास में डिफरेंस सिर्फ इतना ही होता है कि यहाँ पे मॉलिक्यूल्स के बिहाफ से हम मास निकालते हैं एलिमेंट्स का, और यहाँ पे हम कंपाउंड के बिहाफ पे क्या करते हैं, जो फार्मूला होता है उसका मास निकालते हैं, ठीक है। तो ये रहा आज का हमारा लेक्चर वीडियो, जिसमें हमने सीखा किसके बारे में, डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी, एटॉमिक मास, ठीक है ना, एवरेज एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास, ठीक है। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे मोल कॉन्सेप्ट की, तो बने रहिए और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तब तक के लिए गुड डे एंड बाय।